दोस्तों, क्या कयामत के दिन करीब आ रहे हैं? अब इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दो शख्स हैं इनके इरादे नेक नहीं लगते। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के बेअंदाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इरादे नेक नहीं लगते हैं। अब जिस तरह अमेरिका की शह पर इजराइल ने पहली बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की और जिस तरह ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें जनरल हैं, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और इसके अलावा 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको आज तड़के खत्म किया, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया में अब एक बड़ी जंग होने के आसार साफ दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरह अपनी सबसे पाक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया, लाल झंडा का मतलब है कि युद्ध का शंखनाद कर दिया है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातोली अली खमेनी, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि अब इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे, इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल के साथ पूरी तरह खड़े हो गए हैं और वहीं पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के साथ खड़े हैं। यही नहीं, इस पूरे ध्रुव में, ये जो दो ध्रुव हैं, एक तरफ इजराइल है और ईरान है, एक तरफ रशिया है और अमेरिका है, इसमें और कई देश हैं जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, जो अमेरिका के साथ जा रहे हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान और रूस और चीन के साथ जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो युद्ध शुरू हो रहा है ये महायुद्ध में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देश का जो सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, वो भी पहली बार ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, टर्की और कतर भी सोच रहे हैं उस तरफ जाने की। और आप कह सकते हैं कि अरब देश कहीं ना कहीं उनमें ध्रुवीकरण हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कुछ ही दिन पहले, इस हमले के कुछ ही दिन पहले, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री पहली बार तेहरान गए, ईरान की राजधानी गए और वहां उनकी मिलिट्री अलायंस को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी, अयातोला अली खमेनी से लंबी बातचीत हुई। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में, अरब में युद्ध होने के आसार हैं, युद्ध शुरू होने जा रहा है? क्योंकि इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद ईरान हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान जो है तैयार हो जाए क्योंकि अगला हमला जो इजराइल का होगा वो कल्पना से परे होगा। यानी ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट ना करे, उधर ईरान कह रहा है कि हम तबाह करके ही चैन लेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो युद्ध होने जा रहा है ये आगे चलकर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकता है। अब इस वीडियो में आज मैं इस मुश्किल सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और पहली बार हमारे साथ जंग की ज़मीन से जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, जो कई बरसों से, चाहे ईरान हो, चाहे वो फिर इजराइल हो, या फिर फ़िलिस्तीन हो, या फिर सऊदी अरब हो, या यमन हो, उसकी लीडरशिप के डायरेक्ट टच में। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि नौबत आई कैसे। ये जो युद्ध की नौबत आ रही, महायुद्ध की नौबत आ रही, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि इजराइल और अमेरिका, इन दोनों का ये कहना था, उसमें कई यूरोपीय देश भी थे, कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। और 4 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ईरान 15 न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और कुछ ही हफ्ते में ये मिसाइल बनके तैयार हो जाएगी, जो पश्चिमी देशों के खिलाफ, खासकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद ही CIA और मोसाद, ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, CIA अमेरिका की एजेंसी है, मोसाद इजराइल की एजेंसी है, इनकी पूरी एक तैयारियां होती हैं। और आज तड़के 200 इजरायली जेट फाइटर, जिसमें अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन F-35 है, ये एयर रेड्स करते हैं ईरान पे और वहाँ पर 100 टारगेट चुनते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर टारगेट हैं उसमें न्यूक्लियर असेट्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस न्यूक्लियर साइट को अटैक किया गया तेहरान की, उसका नाम नतांज है। और ये तेहरान, जो ईरान की राजधानी, उससे 135 मील दूर है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, एक तरफ तो न्यूक्लियर असेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल के असेट्स को तबाह करने की पूरी जो है कोशिश करी इजरायली फाइटर जेट्स ने। अब इसके अलावा जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है ईरान की, जिसमें वहाँ के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी हैं, इसके अलावा आर्मी कमांडर हैं, इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं उनके मिलिट्री लीडर जनरल हुसैन सलामी, ये इनको जो है रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया में इनको असैसिनेट किया गया, इनको वहाँ पर मारा गया मिसाइल अटैक में। इसके अलावा 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद मेहंदी तेहरानची। अब ये जो मेहंदी हैं, मोहम्मद मेहंदी, यही आप कह सकते हैं कि
टॉप लीडर थे जो न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर रहे थे, इनको भी आज मिसाइल अटैक में इनको भी ख़त्म कर दिया गया है। और ठीक इस हमले के बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने ऐलान किया, सार्वजनिक ऐलान किया कि जब तक हम इजराइल को तबाह नहीं कर देते हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और इसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, बेअंदाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि या तो ईरान डील कर ले न्यूक्लियर को लेकर, अपने न्यूक्लियर मिशन को यहीं समाप्त कर दे, वरना जो अगला अटैक होगा, अगला हमला होगा, वो कल्पना के परे होगा। यानी कुल मिलाकर एक युद्ध या महायुद्ध की भूमिका तैयार होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, होने क्या जा रहा है? क्या वाकई महायुद्ध के आसार दिख रहे हैं? क्योंकि ईरान ने ठान लिया कि इजराइल को वो तबाह करेगा, उधर अमेरिका और इजराइल ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह से सारे न्यूक्लियर असेट्स, मिलिट्री असेट्स, उसको खत्म करेंगे ईरान के। अब इस तरह की सिचुएशन है जहां सऊदी अरब, कतर, टर्की कुछ और सोच रहे हैं, पहली बार वो झुक रहे हैं ईरान की तरफ। उधर रूस और चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इधर पश्चिमी यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर स्थिति जो मैं कहूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई कयामत आने जा रही है, ऐसा लग रहा है। आज दो खास मेहमान हैं और मैंने कोशिश करी आपको आज रूबरू कराऊं, जो जंग की ज़मीन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब, वो आज साथ में होंगे। रहते टर्की में हैं लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फिर वो फ़िलिस्तीन और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो, उसको वो कवर करते रहे बरसों से। वो पहली बार आज लाइव हो रहे हैं। उनको सुनिएगा, हिंदी भी बोल लेते हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग काफ़ी बरसों से की है। और हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, यानी एशिया पर बारीक निगाह रखने वाले विशेषज्ञ ओंकारेश्वर पांडे साहब भी होंगे। पांडे साहब को सुनिए। और टर्की से लाइव हो रहे हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, उनको भी सुनिए और एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों में। मेरा पहला सवाल गिलानी साहब से ही होगा। गिलानी साहब, ये जो अचानक, हालांकि अचानक मैंने शब्द सही नहीं कहा, ये जो एकदम से हमने देखा कि जिस वक्त ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही न्यूक्लियर पे, इजराइल अटैक कर देता है और टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उसकी जो है तबाह कर देता है ईरान की। मेरा सवाल यह है कि ये जो इजराइल का जो ताजा हमला है और ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप, उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर हमला, क्या इसके पीछे अमेरिका है? क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में, आप कई बार ईरान जा चुके हैं, आप चाहे वो पैलेस्टीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यमन हो, आपका सारा एरिया समझा हुआ है और मैं कह सकता हूं कि वॉर की रिपोर्टिंग जमीन पर आप कर रहे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ में। मैं चाहता हूं कि क्या ये जंग की शुरुआत है? जो आज जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, ये वाकई एक सरप्राइज था पूरे रीजन के लिए। हाँ, अमेरिका को कल बता दिया गया था, कल रात को अमेरिका को बता दिया गया था कि हम इजराइल ने कि वो हमला कर रहे हैं। और ये बताया कि अब इजरायली कैबिनेट ने उसको ट्यूसडे को उसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन उन्हें टाइम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़ा था और उन्होंने आज चूज किया। और इससे उन्होंने जो ना एक तरह से समझें कि आप एक तरह से कहते हैं कि एक ही पत्थर से जो है दो जानवर, हिटिंग द टू, मारना। इन्होंने टॉक्स होने वाली थी अमेरिका और ईरान की, उसको आप खत्म कर दिया। और उसके अलावा जो है ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने खूब नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर आप इसमें हैरत की बात यह है कि न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर के जो एक्चुअल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि कोई रेडिएशन किसी भी जो सीटीबीटी के जो सेंटर्स हैं यहाँ अराउंड मिडिल ईस्ट में, उनमें किसी ने भी रेडिएशन की अभी तक रिपोर्ट नहीं किया कि रेडिएशन किसी लेवल से ज्यादा है। लिहाजा नांट्स का जो मिलिट्री जो है उसमें से बताया जाता है कि रिएक्टर चूंकि काफी अंडरग्राउंड है, इसलिए उसको शायद नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो पूरा ओवरग्राउंड जो जितनी भी फैसिलिटी उसकी वो पूरी नष्ट हो चुकी है। और वो लेकिन बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे इस्फहान में जो मिसाइल उसको निशाना बनाया गया है, लेकिन वहां इनका मिलिट्री रिएक्टर्स हैं। बाकी जगहों पर जो मिलिट्री एज सच, आप इसीलिए जो कह रहे हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अगर ईरान को नीचा दिखाना था, अगर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करना था, तो वो ऑब्जेक्टिव तो हो गया पूरा फिर इजराइल का। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की इससे जो है वो न्यूक्लियर उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने का या न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोसेस था वो रुक जाएगा, उसमें बिल्कुल संदेह है वो शायद नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इसने जो है 60% जो कह सकते हैं आप एनरिचमेंट हासिल कर दिया था ईरान ने। अभी बॉम्ब बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। तो अब ये किसी तरह, अब ये जो है इस ऑब्जेक्टिव जो है इसका जो है, मुझे लगता है कि इजराइल या अमेरिका या कोई भी इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाया कि वो इससे जो है ईरान का जो न्यूक्लियर की तरफ जाने का जो रास्ता जो वो बंद हो जाए, वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। जी, एक चीज गिलानी साहब पूछना चाहूंगा। आपने सही कहा कि टारगेट जो था वो पूरी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म करना था, और एक ऐसे मौके पर इजराइल ने हमला किया जब न्यूक्लियर पर ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी।
एक अच्छी खबर आपने ये दी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उस पर असर नहीं हुआ है, क्योंकि जमीन के बहुत नीचे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, जामकरन मस्जिद है ईरान में, उस पर जो ये जो लाल झंडा जो फहराया गया है, ये जो लाल झंडा है, ये कोई क्रांति है? इसका मकसद क्या है, ये जो लाल झंडा फहराया गया? जो लाल झंडा जो है, इसका एटलीस्ट जो शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम जो है, उसमें उसका खासा एक सिग्निफिकेंस है, खासा महत्व है। ये लाल झंडा जो है इसको सिग्निफाई करता है जो एक बैटल हुई थी करबला में, जो उसको सिग्निफाई करता है। जो करबला का जो इराक में जो वहां पर जो दरगाह है हुसैन की, जो तो उसका ये, क्योंकि उस वक्त जो कहते हैं कि उस वक्त जो शहीद जो मरे हुए थे, उनकी जो खून जो है, इमाम हुसैन साहब, ये लिहाजा इसका वो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर जो शिया सेक्ट जो मानने वाले हैं। नहीं तो क्या गिलानी साहब, ये जो इमाम हुसैन की याद, वो जो करबला की कुर्बानी, और उसके बाद ये लाल झंडा, इसका मकसद क्या है? कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अब हम बदला लेने जा रहे हैं, शहादत का समय आ गया, ये मैसेज है? एग्जैक्टली, इसका मैसेज यही है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से एक वॉर क्राई होती है, वॉर क्राई एक तरह से वॉर का एक सिंबल है, वॉर का एक सिंबल है ये, जो हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं शंखनाद। शंखनाद, जी। तो शंखनाद कर दिया गिलानी साहब। इस वक्त मैं दोस्तों को बता दूं कि मिडिल ईस्ट में है, और ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट, इजराइल और पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट, उसको कवर कर रहे हैं, जमीन पर कवर कर रहे हैं। अक्सर ये मिडिल ईस्ट के किसी न किसी मुल्क में होते हैं। ये इस वक्त अंकारा में है, टर्की में है। उससे पहले हिंदुस्तान में थे, और हिंदुस्तान में भी इन्होंने रिपोर्टिंग करी है, तभी से मैं इनको जानता हूँ। मैं जरा अब पांडे जी के पास जा रहा हूँ, ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी भाई, आपकी निगाहें तो ऊपर से देख रही, जमीन से तो ये गिलानी साहब हैं, आप ऊपर से सारी चीजें देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप इजराइल ने खत्म करी, उसके बाद गिलानी साहब ने कहा कि ईरान ने वो जो लाल झंडा है वो फहरा दिया, शंखनाद कर दिया युद्ध का, क्या हम इसे माने कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा आगे पीछे? और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है इस जंग में, तो हो सकता है, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, क्या फिर तीसरा विश्व युद्ध जैसी स्थिति हो सकती? कई देश फिर हम देखेंगे आगे पीछे खड़े हैं, कुछ देश इजराइल के पीछे, कुछ ईरान के पीछे। एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है अगर ये जंग बढ़ी। बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट जो है वो हो गया है दीपक जी। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने रूस में देखा, जहां यूक्रेन ने रूस के एक साथ 40 से ज्यादा विमान उड़ा दिए। वो एक ऐसा मौका था जिसको कहा गया कि पर्ल हार्बर से बड़ा मौका है, और आज नहीं तो कल उसका रूस जो है बदला लेगा। उसके बाद उसने सीज फायर वगैरह की बातें यूक्रेन के साथ खत्म कर दी। अब ये दूसरा मौका है जो विश्व को ये बतला रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध को की तरफ जा सकते हैं। आज जो अयातुल्लाह खुमैनी ने वहां से जो संदेश दिया है, उसने लिखा है कि अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारी ताकत बोलेगी। उसने साफ साफ ये कहा है कि इजराइल ने अपनी तकदीर का फैसला खुद लिख दिया है, और अब हम जो जवाब देंगे, हम बोलेंगे नहीं कि हम क्या जवाब देंगे, लेकिन हम जवाब देंगे। ईरान के प्रधानमंत्री ने भी उतनी ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल पिछले 1 महीने से लगातार घटनाएं हो रही थी जिसमें इजराइल ने कई बार हमले किए, कई बार ईरान पर हमले किए। और आपको मालूम है कि ईरान जो है वो लैंड साइज में इजराइल से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इजराइल का पूरा लैंड साइज देखें तो 22,000